हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 23 मार्च और 23 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो सारे ही आपकी आगामी परीक्षाओं में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी विश्व जल दिवस हो या फिर ओजोन डे दिवस हो, वन्य जीव दिवस हो या फिर आर्द्रभूमि दिवस हो, सारे ही डे इंपॉर्टेंट हैं जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित हैं। तो अभी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। इसकी इस बार की थीम रही है जल और स्वच्छता संकट का समाधान तेजी से लाने के लिए बदलाव को तेजी से अंजाम देना। तो ये इस बार की थीम रही थी। इंपॉर्टेंट्स अगर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और 29 अगस्त को जो कि खेल दिवस है वह सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारे ही याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 की बैठक में आमंत्रित किया है? तो अभी G7 की अध्यक्षता जो कि बैठक होगी वो होगी जापान में, और जापान में वो होगी हिरोशिमा में होगी, जो कि G7 की बैठक होगी। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। भारत की यात्रा पर अभी वो आए हुए हैं और उनके बीच में दोनों के बीच में अभी बातचीत हुई है। तो बातचीतों में अभी अभी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक की अध्यक्षता के लिए, जो कि बैठक है उसके लिए आमंत्रित किया है। तो अभी जिनके बीच में बातें हुई है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। भारत और जापान दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर अभी बातचीत हुई है। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME, लघु व सूक्ष्म उद्योग होते हैं क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने को लेकर जापान अगले 5 सालों में भारत के साथ में 5 ट्रिलियन जो कि येन है जापान की मुद्रा, उसका भी निवेश करेगा। इसके साथ में दोनों देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो इस बातचीत में ये सारे पॉइंट रखे गए थे। प्लस अभी जापान के जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, और उन्होंने अभी जो कि भारत के PM हैं उनको भी आमंत्रित किया है। तो ये सारे आपको पॉइंट रखने हैं G7 से। एक चीज़ और याद रखनी है कि जापान है तो जापान में 6 अगस्त 9 अगस्त ये 2 डे आपको याद रखने हैं, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा एंड 9 अगस्त को नागासाकी पर जो कि परमाणु बम गिराए गए थे। तो वो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी बांग्लादेश और भारत के साथ में अभी मैत्री जो डीजल पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी 131.5 किलोमीटर के बीच में अभी स्टार्ट हुई थी। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, जिन्होंने IIT जो कि इंदौर के छात्र हैं उनको ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया है। एम गवर्नमेंट इनको अवार्ड दिया है भारत के छात्रों को। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि अभी प्रवासी सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को, और यहाँ पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। इनको चीफ गेस्ट के तौर पर इनको बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो अभी जो कि पहला सबमरीन बेस है वह शुरू किया है बांग्लादेश ने, और इसका जो कि नाम है वह BNS। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो अभी इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। BNS शेख हसीना को बांग्लादेश में इसको स्टार्ट किया गया है। और अभी मैंने कल बताया था SAFF इसका मुख्यालय है बांग्लादेश में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफ्रिनडेक्स जो कि 2023 अभ्यास किन 2 देशों के बीच में अभी शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं
और जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं, क्योंकि वो भारत के साथ में किसी अन्य 2 देशों के साथ में होते हैं या फिर भारत की सेनाओं के बीच में ही होते हैं, अपनी सेनाएं खुद ही कंडक्ट करवाती हैं। तो अभी अफ्रीका प्लस इंडिया, इन दोनों के बीच में संयुक्त सैन्य जो कि एक्सरसाइज हुई है, तो वो है भारत अफ्रीका के बीच में सैन्य अभ्यास हुई है। और यह जो सैन्य अभ्यास है वो अफ्रीका के 23 देश इसमें भाग लेंगे। 21 मार्च 2023 को पुणे में स्टार्ट हुई है, 9 दिवसीय, 9 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलेगी। और इसके साथ इसका उद्देश्य है कि जो कि इसका उद्देश्य समग्र सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास में भारत में निर्मित नई पीढ़ी के, जो कि भारत में ही निर्मित हुए हैं, नई पीढ़ी के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में इसे भी बताया जाएगा कि जो कि शामिल देश हुए हैं उनके सैनिकों को इसके इनके प्रभाव से भी अवगत कराया जा सके। तो इसलिए इस जो कि अभ्यास है उसको आयोजित किया गया है। 23 देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में है ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के लिए मैंने अभी कल बताया था संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सी होती है। एक तो होती है संप्रीति प्लस बोंगो सागर, ये भारत है, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति, MITRA, मित्र शक्ति होती है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत अफ्रीका के बीच में एंड भारत और जो कि फ्रांस उसके बीच में अभी हुआ था FRINGEX फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन अभी केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था, अभी फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन। तो ये सारे जो कि हम डेली होती है एक्सरसाइज तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको ये सारे जो कि कंट्रीज़ हैं उनके आपको याद रखनी है कौन कौन के साथ में किस किस की प्रकार की जो कि डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉरपोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म कोल की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी अभी कौन बने हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी आतंकवाद और जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स है, प्रदूषित शहर है, और जो कि इन सारी जो कि इंडेक्स आई हुई हैं तो अभी इसके साथ में ही ये सबसे अलग है। खैर तो अभी सेलिब्रिटी हैं तो ये बने हैं रणवीर सिंह, सबसे फर्स्ट नंबर पर हैं रणवीर सिंह। सेकंड स्थान पर हैं भारत के पूर्व कप्तान थे विराट कोहली, सबसे पहले यही थे, लेकिन अभी इन्होंने जब से कप्तानी को अपने को कप्तानी से इस्तीफा दिया है या कप्तानी को छोड़ा है तब से ये सेकंड नंबर पर इनकी पोजीशन हो गई है। नीरज चोपड़ा जिनको कि गोल्डन बॉय कहा जाता है, नीरज चोपड़ा प्लस PV सिंधु को भी 23 नंबर पर स्थान मिला है। MS धोनी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और 6 नंबर पर इनकी पोजीशन रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल पर योजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है। तो अभी जम्मू कश्मीर को अभी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यहाँ से हटा दिया गया है। और इस आर्टिकल के हटते ही यहाँ पर स्पेशल राज्य बोला जाता था, अलग से संविधान था। और इसका जो संविधान है वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था कल्लड़ के द्वारा लिखा गया था, राजतरंगड़ी बुक थी तो इसको लिखा गया था। अभी यहाँ जो 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और अभी MRUA की कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी है, और इन्होंने यहाँ पर 250 करोड़ की लागत से एक मेगा मॉल का स्टार्टिंग होगी। और किसने शिलान्यास किया है, तो वो किया है LG हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा। श्रीनगर में इसको स्टार्ट किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है MRUA। इसके साथ में ही अभी बाटा हो गई, जर्मनी की कंपनी है, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, प्लस जो साउथ कोरिया है 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अमेजन जो कि अमेरिका की कंपनी है, सबसे पहले जो कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड थी वो थी एप्पल की थी, लेकिन अभी सबसे मोस्ट जो कि वैल्यूएबल ब्रांड है वो किसकी है, वो है अमेजन की ब्रांड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। MR कंपनी इसको इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 5 अगस्त 2019 को इसको 370 से अलग कर दिया गया था और तभी से जो कि विदेशी निवेश है उसके व्यापार खुल गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश के किस उच्च न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को वैध करार देते हुए इसे चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्निपथ योजना स्टार्ट की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि रिलेटेड थी आर्मी, जो कि आर्मी भर्तियां उनसे रिलेटेड थी। तो अभी दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इसको सभी याचिकाओं से खारिज कर दिया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो कि हमारे ऑप्शन से उनको पढ़ेंगे, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के जो कि मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं वो हैं राजेश बिंदल हैं, कई बार मैंने बताया भी है। केरल उच्च न्यायालय अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो कि मामले प्रस्तुत करने वाला या फिर मामले सुनाने वाला पहला जो कि जिला राज्य बना है, केरल बना है। बॉम्बे उच्च न्यायालय, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत एक तो महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये सारे ही जो कि न्यायालय इस बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अभी उच्च न्यायालयों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में निम्न कितने लोगों ने भारत की अभी नागरिकता को त्याग दिया है या फिर परित्याग कर दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब भारत की नागरिकता को ही छोड़ दिया है यहाँ से। तो अभी 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को परित्याग कर दिया है, अकॉर्डिंग टू 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी जो कि पार्ट है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में नागरिकता को बताया गया है। और भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मीन्स क्या होता है कि जो कि जिस प्रकार से विदेशों में होती दोहरी नागरिकता होती है कि हमारे राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तो भारत के किसी भी स्टेट का कोई सा भी नागरिक कहीं दूसरे स्टेट में जाके रह सकता है। उसको वहाँ की ना तो कोई वीज़ा लेना पड़ेगा, ना ही कोई पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एकल नागरिकता, मतलब कोई भी आदमी कहीं भी जाके रह सकता है अपने देश में, उसको कोई भी नागरिकता का लेनी नहीं पड़ेगी, मतलब नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की नागरिकता होती है एकल नागरिकता। अगर दोहरी नागरिकता होती तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसको वापस से जो कि अपना पासपोर्ट वगैरह होता है वो बनवाना पड़ता है। तो ये होती है एकल जो कि दोहरी नागरिकता। तो अभी 2.25 लाख लोगों ने परित्याग कर दिया है भारत की नागरिकता का। पार्ट 2 में भारत की नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की पहली बार काउंसिल में अभी कौन नामांकित हुआ है? तो केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है वो है पदम लक्ष्मी, अभी ये बनी है, और जो कि पहली बार काउंसिल में शामिल हुई है, राज्य की पहली काउंसिल में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस जो कि ऑप्शन है वो बताती हूँ। विद्या कामले, तो विद्या कामले महाराष्ट्र की लोक अदालत पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर थी। जोयिता मंडल जो कि भारत में बनी पहली ट्रांसजेंडर जज थी। ट्रांसजेंडर जज बनी थी, ठीक है, जज बनी थी जो थी जोयिता मंडल। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? तो अभी पश्चिमी बंगाल की जो राज्य सरकार है, सीएम है ममता बनर्जी, तो अभी उनके द्वारा पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार की योजना को बनाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में अभी केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी कि हमें पोस्ता की खेती करने की अनुमति दी जाए। तो पोस्ता क्या होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, यहाँ पर पोस्ता की खेती की जाती है और इसके लिए आबकारी विभाग होता है, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अफीम की खेती करने की अभी पश्चिम बंगाल ने अनुमति मांगी थी। उसके बाद में अभी जो कि पीएम मोदी है उनके द्वारा जल एवं स्वच्छता जो कि योजना है उसका भी अभी यहाँ पर शुभारंभ किया गया था पश्चिम बंगाल में। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी संक्रांत पर ताता पानी महोत्सव मनाया गया था, ताता पानी महोत्सव। इसके बाद में यहाँ का जो प्रमुख महोत्सव है वो है हरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील
बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। तो अभी जिंदल स्टील को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने की भारत का पहला BIS लाइसेंस मिल गया है। BIS लाइसेंस क्या होता है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जो कि जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सेवाएं होती हैं, हॉलमार्किंग सेवाएं होती हैं, प्लस जो कि प्रयोगशाला वगैरह होती हैं, मतलब खूब सारी जो कि सेवाएं वगैरह होती हैं, तो उन सभी को BIS के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रीय मानविकी सेवाएं हैं और इसका अभी लाइसेंस मिला है जिंदल स्टील को। जिंदल स्टील को 2022 का CSR गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिला है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड इसको मिला है जिंदल स्टील को। इसके बाद में ऑप्शंस देखेंगे तो NTPC भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत की कंपनी है NTPC, और NTPC को 2023 में लगातार 6वीं बार ATD बेस्ट नो कंपनी का अवार्ड मिला है, वो है NTPC। सेकंड पे है बेल, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो कि लिमिटेड है, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी जो कि इंजीनियर और विनिर्माण की कंपनी है जो कि बेल है। टाटा स्टील, तो टाटा स्टील के नरेंद्र स्वामीनाथन इसके CEO हैं। इतनी सारी चीजें आपको इस चीज से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है, वो हैं रतन टाटा, उद्योगपति हैं और इनको अभी ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ में आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और अभी रतन टाटा को असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। 2 चीज़ें आपको रतन टाटा से याद रखनी है। और इसी के साथ में आज हम अपने प्रश्नों को समझना खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको देखना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।